नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति, इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे ना। जो सो रहे हैं उनको फटाफट से बुला लो भाई, क्योंकि बहुत गजब की चीज अपन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि ऑल कंपटीशन के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। जो बच्चे चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो मैंने कई बार सुना है कि सर वर्णमाला पढ़ाया करो, वर्णमाला थोड़ी समझ में नहीं आती। तो मैंने आपसे कल भी कहा था और वादा किया था कि अपन 0 से स्टार्ट करने वाले, तो पहला ही टॉपिक अपन लेते हैं वर्णमाला। ठीक है ना? बहुत अच्छा टॉपिक है। एग्जाम आप हिंदी का कोई सा भी देते हो तो यहाँ से 8-10 क्वेश्चन आपके वर्णमाला से बनते हैं। अगर बहुत अच्छा एग्जाम है, जैसे कुछ बच्चे कल कर रहे सर यूपीएसआई वगैरह के लिए, राजस्थान एसआई की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर होने वाली। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला देखो सीधी सी बात है। वर्ण शब्द आते हैं, आपके मन में एक विचार उठता होगा कि स्वर और व्यंजनों का कहीं ना कहीं मेल है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखो शेर वेर और लाइक में कंजूसाई नहीं करनी है। ज्यादा भीड़ होगी ना, इतना गजब से पढ़ेंगे, मस्त हो गया ना। अब देखो दोस्तों, अगर वर्णमाला की बात करूं मैं, तो सबसे पहले हिंदी में कौन आई थी भाई? ध्वनि। सबसे पहले अगर हिंदी की बात करें तो यहां पर कौन आई थी भाई? ध्वनि आई थी। ठीक है ना? अब ये ध्वनि क्या है भाई? आप में से कौन बताएगा ध्वनि क्या होती है? तो कुछ बच्चे कहते हैं गुरुजी दो बर्तन भिड़ जाते हैं तो जो आवाज होती है वो ध्वनि है। कोई कहते हैं गुरुजी मुंह से आती है तो मुंह से आएगी ध्वनि, ये तो नहीं भाई, सिर से निकलेगी। ठीक है ना? सिर से भी निकल जाती है कभी कभी जब बछड़ा उड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि ध्वनि क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अलग अलग विचार, तो तुम बताओ भाई ध्वनि क्या हो सकती है। और कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। बात ध्यान से चीजों को समझो, ध्वनि क्या है और क्या नहीं है, इन पर अपन बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, भाषा सबसे पहले सुन लो, 3 प्रकार की भाषा होती है। एक आपकी होती है मौखिक भाषा, एक आपकी होती है लिखित भाषा, और एक आपकी जो भाषा होती है सांकेतिक भाषा होती है। तो भाषा कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की भाषा होती है। सबसे पहले अपने दिमाग में फीड कर लो आप, भाषा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब दोस्तों, भाषा 3 है। इस समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा कौन सी है भाई? मौखिक भाषा, यही है ना? अगर कोई चीज आप बोलकर न कर लिख कर करोगे तो वो भाषा कौन सी कहलाएगी? लिखित भाषा होगी आपकी। ठीक है ना? और बचपन में आप सच बताना ईमानदारी से, सबसे ज्यादा किस भाषा से पढ़ाई की है? तो एक मात्र जो भाषा है वो आपकी है सांकेतिक भाषा। कौन सी है भाई? आपने किसी भी हिंदी वाल पोथी पढ़ी होगी तो वहां पर संकेतों के माध्यम से आपने पढ़ाई की होगी, है ना? संकेत होते थे और संकेत के साथ साथ चीजें और भी होती थी, तो बहुत सारी चीजें। तो अब देखिए, मैं इस समय बोल रहा हूं किस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं मैं? मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैं इस समय बोल रहा हूं किस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं मैं? मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूं। अब दोस्तों, ध्वनि कहां से आई ये बात आपको क्लियर करनी है। मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि ध्वनि कहां से आई। तो देखिए दोस्तों, आपको हिंदी की हमारी जो राष्ट्रीय लिपि है वो आपकी देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि के अनुसार मैं जब हिंदी का इतिहास पढ़ता हूं तो बहुत सारी बातें हमें पता चलती है। बात नंबर 1 जो पता चलती है वो क्या है? एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो पार्वती जी रूठ के चली जाती हैं। रूठ के जाना स्वाभाविक है, पहले रानी ज्यादा रूठती थी, आजकल भी रूठती है ना। तो उस समय मनाने का जो अंदाज था वो अलग था, आज का जो अंदाज है वो अलग है। तो जब पार्वती जी रूठ के चली जाती है तो भगवान शंकर उन्हें मनाने के लिए जाते हैं। तो आज की तरह नहीं थे जो चॉकलेट देकर मना लिया जाए, ऐसा सिस्टम नहीं था। ठीक है ना? तो मनाने के लिए जब वो जाते हैं तो वहां पर वो डांस करते हैं तो उसके साथ क्या बजाते हैं? डमरू बजाते। उन डमरू में से जो निकली वो क्या थी? आपकी ध्वनि, यानी मौखिक भाषा की। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, नोट्स बना लो, कॉपी लिख लो। पूरी हिंदी कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही बिंदास तरीके से, आप जैसा कहोगे वैसा, और मस्त तरीके से इस चीज को अपन क्लियर करने वाले। मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे और दिखाई ना दे उसे ध्वनि कहते हैं। क्लियर है ना? अरे फिर मत कहना। मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई
जो सुनाई दे और दिखाई ना दे उसे ध्वनि कहते हैं। मैं बोल रहा हूं दिखाई दे रहा है क्या? सुन रहे हो ना? आप जो बोल रहे हो वो भी क्या है? सुन रहे। पूरा संसार ध्वनिमय है, सारा ध्वनि है। अब दोस्तों ध्वनि से हमने जो नेक्स्ट चीज बनाई वो आपके थे वर्ण, यानी बात अब लिखित भाषा की ओर आ जाती है। और वर्ण की डेफिनेशन अपनी यूं मैं ये बता सकता हूं कि लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते उन्हें वर्ण कहा जाता है, यानी इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्ण दो चीजों से मिलकर बने हैं भाई। वर्णों में दो चीज होती है दोस्तों, एक तो होते हैं इनमें स्वर और एक होते हैं इनमें व्यंजन, यानी स्वर और व्यंजन के मेल से जो बना है वो आपके वर्ण बने हैं। अब दोस्तों वर्णों से मैंने जो नई चीज बनाई वो आपका क्या बन गया भाई? शब्द बन गया। क्या बन गया? शब्द। यानी वर्णों के सार्थक रूप को शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लो भाई, ए प्लस मैं प्लस ए। इन चारों वर्णों से जो नया शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई? आम बनेगा। जो नया शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? आम बनेगा। शब्द के बाद में एक चीज और होती है जिसको नया नाम दिया गया है पद। अब एक बात आप क्लियर कर लो दोस्तों, शब्द और पद एक ही चीज है, बस अलग अलग स्थान है, इसलिए इनके नाम बदल, स्थान के अनुसार तो आदमी के नाम बदलते हैं भाई। आप एक बात बताओ सीधे में, इस समय आप बैठे हो, मेरे स्टूडेंट हो, आप घर जाओगे, किसी माँ के बेटे होंगे, किसी बहन के भाई होंगे, किसी दादी के पोते होंगे, है कि नहीं? स्थान है। तो स्थान भ्रष्टा ना शोभते दंता केसा नखा नरा। बहुत अच्छी बात कही है कि आदमी जब स्थान से भ्रष्ट हो जाता है तो वो शोभा। यही बात है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस यूं है, राम आम खाता है। बहुत प्यारा सेंटेंस है, बहुत ही प्यारा है। राम आम खाता है, बहुत गजब का सेंटेंस है। अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर अपन बात करें, मैं मान लो यहां पर इस आम को रेखांकित कर देता हूं, या इसके नीचे अंडरलाइन लगा देता हूं या रेखांकित कर देता हूं, तो अब ये शब्द नहीं है, अब ये यहां पर क्या बन गया? पद। तो सिंपल सी बात है, किसी भी शब्द को जब हम रेखांकित कर देते हैं तो वो शब्द नहीं पद हो जाता है। और जब आप अच्छी तैयारी करते हो तो एक टॉपिक आता है पद परिचय। क्या आता है? पद परिचय। इसमें हिंदी में पूछा आपसे जाता है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो शब्द के बाद में नया जो चीज बनती है वो क्या बनती है? वाक्य बनता है भाई। क्या बनता है? वाक्य। और वाक्य की परिभाषा होती है, सार्थक शब्दों के समूह वह व्यवस्थित क्रम को ही वाक्य कहा जाता है। सार्थक शब्दों के समूह वह व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब आगे देखते हैं, और वाक्य के बाद में जो नई चीज बनती है वो आपकी क्या बन जाती है भाई? भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? भाषा। और सीधी सी बात है, विचारों की अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। बात फिर से सुन लो, ध्यान से सुनो, बताओ कोई दिक्कत आ रही है? मजा आ रहा है ना? बहुत। एक बार शेयर और लाइक फटाफट शेयर करो यार, इसे मजा नहीं आना यार। अब यार तुम्हें क्या कहूं मैं, फटाफट से करो, बहुत गजब की चीजें बताने वाला हूं। देखो वर्णमाला कहां से आई? सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या आई थी? आपकी ध्वनि। और ध्वनि की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी, ये मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपको सदैव याद रखना है वो आपकी ध्वनि होती है। आगे बढ़े, ध्वनि के बाद में बने वर्ण। और वर्ण जो होती है दोस्तों, लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णों से हमने शब्द बनाए, शब्द को अगर रेखांकित कर दिया जाए तो पद हो जाता है, पद से अपन ने वाक्य पे ले गए, और वाक्य से अपन क्या ले गए? भाषा। और भाषा अगर नहीं होती तो विचारों की अभिव्यक्ति भी नहीं होती,
क्योंकि विचार, आज जो मैं अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, आप विचार मेरे तक पहुंचा रहे हो, उसका सीधा और सीधा माध्यम क्या है? आपका भाषा है। ये हिंदी का इकाइयां है, यानी हिंदी यहां से होकर गुजरी है। सीधी सी बात है, जब स्वर और व्यंजनों को एक माला में पिरो दिया जाए तो एक माला बन जाती है। ये इधर मान लो स्वर हो गए, इधर व्यंजन हो गए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो टॉपिक क्या बन जाता है? वर्णमाला बन जाता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? फटाफट एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ गुरुजी सारी चीजें क्लियर हो गई है, अब हम भूलेंगे नहीं कि चीजें ये कैसे क्या होती है। फटाफट से, मतलब इतना समय नहीं लगना चाहिए, सारी चीजें आपके लिए है। यूपी टेट वाले, बिहार वाले टेंशन मत करो, मेथड वगैरह सारी चीजें मैं आपके लिए क्लियर करा दूंगा। एक भी अभी सी टेट में जैसे अपन ने बहुत सारी चीजें करवाई थी, वैसे इस पे भी अपन बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जहां तक मुझे विश्वास है। बोलो है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, ठीक है ना। अब देखो अपन आगे चलते हैं। अब अपने पास में एक सिंपल सी बात आती है, एक शब्द निकल के आता है, उस शब्द को अपने नाम क्या दे रखा है? स्वर। अब अपना पहला कंसेप्ट यही है कि हमें स्वर कंप्लीट करना है कि स्वर क्या है क्या नहीं है, स्वर होते क्या है वास्तव में, कैसे क्या होता। अब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि बताइए स्वर क्या होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको सीधा उत्तर बताना है स्वर क्या है। देखो एक बात यार सुन लो मेरी बात, आपको ये नहीं बताना कि ए आई स्वर होते हैं, है ना, थोड़ा अटपटी लगती है ये चीज। आपको सिर्फ ये बताना है कि स्वर क्या है, ठीक है ना। अब मुझे बस सिर्फ ये बता दो कि स्वर क्या होते हैं, सिंपल सी बात है। बोलो फटाफट, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, कोई कह रहा है आई होते हैं, कोई कहता है ध्वनिया है, बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ इसके अलावा भाई। अच्छा अच्छा, ये भी बात है क्या? अच्छा, अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे यार इसके रूप होते हैं। मैं आपसे पूछूं भाई आप क्या हो? एक बात आप ध्यान से सुनना दोस्तों, अच्छे इंसान जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, जैसे आप पढ़ लिख कर नौकरी लग जाओगे तो एक बात रखना, आपको अपना नाम पूछो तो कि मेरा नाम खुमाराम है, मेरा नाम जितेंद्र है, मेरा नाम शिवानी है, ऐसा नहीं। अच्छे लोग हमेशा अपना डिग्री और पद पहले बताते हैं, इसके बाद में वो अपना नाम बताते हैं। इस बात का आपको हमेशा याद रहे और याद रखने योग्य बात भी है। अब स्वर क्या है? देखो मैं दो डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, एक किताबी परिभाषा है और एक देसी परिभाषा है। जो आपको पसंद आए ना उसी को अपना लेना, बस अपने को एग्जाम क्रैक करना है। ज्यादा अपने को ज्ञानी बनने से कोई मतलब नहीं। अपने का उद्देश्य जो है उस उद्देश्य पर ही अपन चलने वाले हैं ना। ज्यादा चीजें अपन ऐसे करेंगे तो वो दिक्कत आ जाएगी भाई। अब देखो चीजें क्या है, स्वर क्या है, ये सिंपल सी बात मैं करता हूं। देखिए मैं सीधा वे ध्वनियां, देखो सारी चीजें क्या होती है? ध्वनि होती है। सबसे पहले बात तो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं वो भी क्या है? ध्वनि, और आप बोल रहे हो वो भी क्या है? यानी कंप्लीट चीजें जो है ध्वनि में आएगी। वे ध्वनियां जिनको बोलते समय मुख बंद नहीं होता हो, सीधी लिख लो, यहां पे एरो लगा के लिख देता हूं। वे ध्वनियां जिनको बोलते समय मुख बंद नहीं होता हो उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई? स्वर। देखो एक सिंपल तो प्रैक्टिकल करना। आप ये मत कहना गुरुजी हमें सीखना है, पढ़ना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, बात को बिल्कुल क्लियर करते। वे ध्वनियां जिनको बोलते समय मुख बंद नहीं होता हो, आपको जिसको मानते हो उसकी कसम, एक बार मुंह बोल के ए आई यू बोलोगे ना, देख लेना आपका मुख कभी बंद नहीं होगा। मुख आपका हमेशा और हमेशा खुला ही रहता है। तो सिंपल बात है, वे ध्वनियां जिनको बोलते समय मुख बंद नहीं होता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। ये डेफिनेशन थी देसी। अगर किताबी परिभाषा की बात करूं तो इसकी परिभाषा होती है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना वाग यंत्रों की
बिना वाग यंत्रों की टकराहट के बिना उच्चारित होते हों उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है ना। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना वाग यंत्रों की टकराहट के। अब एक शब्द आपके समझिए, वाग यंत्र क्या है, ये चीज समझा नहीं। देखो पहली परिभाषा बिल्कुल सिंपल, स्वर क्या है, कोई भी पूछे भाई वे ध्वनियां, उसको सीधा कहना है भाई वे ध्वनियां जिनको बोलते समय मुख बंद नहीं होता है वही क्या है, स्वर है। ठीक है ना। ऐसे ही आपको किताबी परिभाषा अगर पढ़ाई जाए तो उसकी सिंपल बात होती है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना वाग यंत्रों की टकराहट के उच्चारित होते हैं उन्हें स्वतंत्र अवस्था में, बिना वाग यंत्रों की टकराहट के स्वतंत्र अवस्था में, यूं कह सकते हो आप, एक शब्द और जोड़ लो यहाँ पर, स्वतंत्र अवस्था में उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब सीधी बात है, वाग यंत्र क्या है, तो सबसे बड़ा वाग यंत्र आपका होता है जीभ होता है। सबसे बड़ा वाग यंत्र कौन है, जीभ। जीभ में इतनी ताकत है, अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि गुरुजी मुझे पिटना है आज, है ना, मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, थोड़ा पिटने का मन कर रहा है, तो जीभ को कह दो, 2 मिनट में काम करवा देगी। जीभ के दम पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और बड़े बड़े लोग जीभ, क्योंकि इसमें जितनी ताकत है ना भाषा में उतना किसी में नहीं है। बात समझने की कोशिश करना, सिंपल सी बात है, जीभ सबसे बड़ा वाग यंत्र। अब देखो एक प्रैक्टिकल चीज अपन देखते हैं, हम जब स्वरों को बोलते हैं, ध्यान से समझना, जब हम स्वरों को बोलते हैं तो जीभ हमारी सिर्फ हिलती है, किसी से स्पर्श नहीं करती। करती है क्या, नहीं करती ना, देख लेना, फिर बोल के प्रैक्टिकल कर लेना। लेकिन जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो जीभ कभी तालू के टच करती है, कभी इधर टच करती है, कभी उधर टच करती है। तो स्पर्श करने से जो निकले वो तो होते हैं व्यंजन, और जो बिना स्पर्श के निकल जाए वो होते हैं आपके स्वर। अरे यार, जीभ में तो बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है तो अपनी जीभ पे कंट्रोल रखें, बहुत अच्छा बनना है तो भी जीभ पे कंट्रोल रखना है। और एक बहुत बड़ी कवि ने तो एक बहुत अच्छी बात कही है कि जीभा तू अति बड़ी बावरी, कह गई रसक पताल, आपू के भीतर गई जूती खात कपाल। हे जीभ, तू बड़ी चंचल, बड़ी चोर है, गालियां तो तू निकालती है और तू तो निकाल कर अंदर चली जाती है और जूते बेचारे इस कपाल को खाने पड़ते हैं। तो बात यहां तक क्लियर है कि नहीं है, मुझे एक बार थम्स अप करके बता दो फटाफट से ना। और देखो इतना मजा नहीं है, ऐसे ऐसे काम, ये 200-250 बच्चों में मजा नहीं आता ना, ये फटाफट से शेयर करो यार, ऐसे बहुत गजब की चीजें और बताने वाला हूं। तो बात क्लियर हो गई होगी, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख कभी बंद नहीं होता है उन्हें स्वर कहते हैं। वे ध्वनियां जिन्हों बिना वाग यंत्रों की टकराहट के स्वतंत्र अवस्था में उच्चारण होता है उन्हें स्वर कहते हैं। बात क्लियर। सबसे बड़ा वाग यंत्र कौन है भाई, जीभ है। यहां तक कोई दिक्कत है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं, देखो स्वरों के रूप देखते हैं। ये हमारे स्वरों के रूप की तरफ चलते हैं। अरे सही लिख रहा हूं ना भाई, देख लो। सबसे अच्छा हार्ड टॉपिक है लेकिन सबसे अच्छा भी है ना। अगर ये क्लियर हो गया तो संधि बंदी समास ये चीजें तो आपकी बिल्कुल यूं हवा में उड़ने लग जाएगी। ठीक है ना। ये अपने क्या है भाई, स्वर है। जब हम बिल्कुल स्वर ही है ना, कुछ छूट गया हो तो बता देना भाई, कोई गुरुजी ये चीज छूट गई है और ये चीज हमारे समझ में नहीं आती, अभी तो बता देना, फिर बाद में मत कहना कि गुरुजी ये चीजें हमारे खोपड़े के बाहर से उड़ गई है या हमें समझ में नहीं आती, हम कैसे क्या करें और क्या नहीं करें। यहां तक बोलो क्लियर है। ये हमारे स्वर हैं और स्वरों को जब हम लिखते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई, 13। ठीक है ना, 13 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन दोस्तों फिर मैं कह रहा हूं, हमारी राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, देवनागरी। और देवनागरी हमेशा ये कहती है कि जो 2 से मिलकर बना हुआ है उसको कभी भी स्वर नहीं मानते। अब देखो यहां पर इन दोनों को हिंदी में कहते हैं दोस्तों अयोग्य वा कहते हैं। क्या कहते हैं,
इन दोनों को हिंदी में अयोग्य वाह कहा जाता है, यानी ये कहीं ना कहीं किसी मिश्रण से बोले जाते हैं। वैसे हिंदी में हम इनका प्रयोग विसर्ग के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? विसर्ग। लेकिन इनमें जो साउंड होता है ना, वो ईमानदारी से बताना किसका होता है का। यानी मान लो मैंने यहां शब्द लिखा है प्रातः, तो अपन इसको ये बोलेंगे ना प्रातः है विसर्ग। तो इन दोनों को स्वर नहीं मानते, तो 13 में से -2 हो गए, तो अपने पास कितने बचे भाई? 11। तो याद रहे एग्जाम में हमेशा स्वरों की संख्या आपसे पूछ ले तो आंसर कितना करना है भाई? 11 करना है। अरे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। वैसे लिखते हैं जब 13 होते हैं, लेकिन इन दोनों को नहीं मानते, क्योंकि हिंदी सीधी ये कहती है कि जो 2 से मिलकर बना हुआ है उसको कभी भी स्वर नहीं माना जाता। यहां तक क्लियर? अब मैं कहूं कि यार 11 नहीं, 11 में से एक माइनस करो, 10 भी होते हैं, वैसे 14 भी होते हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे होते हैं, बहुत जगह आपने पढ़ाई की होगी, कुछ चीजें नहीं। तो अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा है 11 में से भी जिसको हम निकाल सकते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं संयुक्तों की श्रेणी में आता है, कहीं ना कहीं 2 से मिलकर बना हुआ है। फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो भाई। फटाफट से। अच्छा, वेरी गुड। देखो बिल्कुल बच्चे कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इसको निकालो, क्योंकि इसका नाम री है और ये रे और ई से मिलकर बना हुआ है। यानी सिंपल सी बात है, ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। समझ में? ना तो ये स्वर है, तो यानी 2 से मिलकर बना हुआ है, तो इसको भी बाहर कर देते हैं, तो अपने पास कितने रह जाते हैं? 10। लेकिन एग्जाम में हमेशा और हमेशा आंसर 11 करना है। ध्यान रखना, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि बड़े लेवल पर आप 10 ही पढ़ोगे, लेकिन और भी अच्छा लेवल तो इसका ये छोटा री है, एक बड़ा री होता है, लेकिन ये किस भाषा में चलता है? सिर्फ और सिर्फ भाई संस्कृत में चलता है। किस में चलता है? संस्कृत। ऐसे देखे तो ये 14 हो जाए, लेकिन ऑथेंटिक जो अपने को आंसर करना है वो आपका आंसर करना है 10। कितना करना है? 10 करना है। और सिंपल सी बात है, आंसर 10 ना करके आप क्या करोगे? 11 करना, याद रखना। और ऐसे कोई पूछ ले तो आपको हमेशा क्या करना है? 10 करना। ये अपने स्वर थे। तो स्वरों को एक सिंपल सी बात है, जब लिखते हैं तो 13 होते हैं, लेकिन 13 में से 2 को निकाल देते हैं, तो अपने पास 11 बचते, 11 से 1 निकल जाए 10। ऑथेंटिक आंसर 11 होता है, वैसे 10 होते हैं। ठीक है ना भाई? देखो सिंपल सी बात है, कहीं लड़कियां अपना नाम ऋतु यूं लिखती है, तो कहीं लड़कियां अपना नाम ऋतु यूं लिखती है। बात एक ही तो है, बात एक ही है। ये थोड़ी है भाई ये कोई बरसात की ऋतु है, कोई सर्दी की ऋतु है, ऋतु एक ही है। ये इसका खुला हुआ रूप है, विस्तृत रूप ये इसका बंद रूप है। यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी आगे अपन बढ़ते हैं, तो देखो इन सबके ऊपर मात्राएं होती है, सिर्फ एक को छोड़ के, यूं कह सकता हूं मैं। लेकिन कुछ मात्राएं हमें दिखाई देती है और कुछ मात्राएं हमें दिखाई नहीं देती। सबके ऊपर मात्राएं होती है, कुछ मात्राएं हमें दिखाई देती है, कुछ मात्राएं हमें दिखाई नहीं देती है। अब देखो देखो कैसे, आपकी आंखों के सामने देखो। आप कभी मेले में गए हो क्या? देखो मेला शब्द क्या बना है, ये मेला शब्द है हिंदी का, और ये मेल धातु और आ प्रत्यय से बना है, क्योंकि लोग पहले मेलों में मिलते थे, ठीक है ना, और मेलों में मिलने जाया करते थे। कहने का सीधा सा मतलब है कि मेला भरता था, फिर लोग वहां जाते थे, और फिर मेला जब बिखर जाता था तो फिर कहते थे यार अगली बार अगर मेला फिर भरेगा तो फिर से अपन मिलेंगे, अगर जिंदा रहे तो, नहीं तो फिर कोई मिलना। आजकल तो अब मिल लेते हो कहीं भी। तो अब मेले में आप गए, मेला देखा ना, राजस्थान में तो बहुत भरते हैं, और हिंदुस्तान में तो मेले आयोजन होता ही रहता है, कभी कुंभ का मेला, कभी कहाँ का मेला। तो मेले में क्या जादूगर होता है, बात को समझना, बहुत प्रैक्टिकली बात है। जादू देखो, वाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बात मैंने आपको पहले भी कही थी। एक जादूगर होता है, जादूगर के सामने एक छोटी सी बच्ची बैठी रहती है, और वो बच्ची बैठे थे, वो धीरे धीरे, आप बचपन में जाते थे, छोटे थे जब मेले में देखने, तो 10-20 रुपए आपको घर वाले देते थे, इतना एक पैसा था। आज भी इतना ही देते हैं, अगर नौकरी नहीं लगी तो ये भी देना बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो नौकरी लगो पहले तो ना। तो फिर यूं खड़ा रहते थे आप बिल्कुल चुपचाप, फिर वो धीरे धीरे अपने शब्दों से माहौल बनाता था, धीरे धीरे। फिर एक बच्ची होती थी, उसके सामने छोटे उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता था, और ब्लड जब आता था तो किसने कदम पीछे रखा था, तुम यूं हो जाते हो, यार मामला गड़बड़ हो गया भाई।
फिर धीरे धीरे इतना माहौल सेट कर देता, धीरे 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 ये, और आप उसको क्या है 10 रुपए 20 रुपए ले भाई ले ले, बाहर आके उस कैंपस से बाहर आके आप कर दिया यार, उसने हमारी क्या कर दिया यार, आंखें बांध दिया, नजर बांधी, वो जादू करता। अरे नजर नहीं बांधी, खोपड़ी बांध दी। दिखता है लेकिन एक बात याद रखना, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। अब देखो आपको मैं दिखाता हूं, इस पर मात्रा नहीं होती, सबने भगवान ने जोड़ी बनाई है, जोड़ियों में रहते हैं, बात रखना। आपकी भी भगवान ने जोड़ी बनाई है, हो सकता है नौकरी के बाद मिले। ये दोनों इस पर मात्रा होती है ना, अरे छोटी की मात्रा प्रयोग करते हैं ना, लेकिन अपने को दिखती नहीं है। ये दोनों जोड़ी, ये बड़ी दिखी रही, ये दोनों भाई साहब इस पर मात्रा होती है। छोटा ऊ हमेशा यूं लिखा जाता है और बड़ा ऊ यूं लिखा जाता है। याद रखना, अगर रुपया आपने यूं लिखा है तो आपका रुपया बिल्कुल सही है, अगर आपने रुपया यूं लिखा है तो आपका रुपया गलत है। अभी रुपया निकाल कर देख लो, अभी कमेंट कर दो, बोले सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे गुरुजी। अगर गुरु आपने यूं लिखा तो सही है, अगर आपने गुरु यूं लिख दिया तो आपका गुरु क्या है, गलत है। छोटा ऊ ऐसे होता है, ध्यान रखना, मैंने लिख दिए दोनों। ये भी दो थे, ये संस्कृत में चला गया, ये हिंदी में रह गया। इसके ऊपर एक मात्रा होती है लेकिन दिखती नहीं है, इसके ऊपर दो होती है लेकिन दिखती एक है, इसके ऊपर एक होती है, इसके ऊपर दो होती है। अब देखो यहां से आ ई और इससे तो संधि बनती है दीर्घ। अरे देख लो, संधि यही करवा दी है मैंने, इससे और इससे संधि बनती है गुणे, इससे और इससे जो संधि बनती है वो आपकी वृद्धि संधि बनती है। अगर इन सबको तो ले लिया जाए आगे और इन सबको कर दिया जाए पीछे तो यण संधि, और इन सबको आगे ले लिया जाए और इन सबको पीछे कर दिया जाए तो संधि बनती है आयादी। कौन सी बनती है, आयादी। तो देखो सिंपल सी बातें मैंने आपको पढ़ाई है, स्वर क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा सबसे पहले ध्वनि आई, ध्वनि से वर्ण बने, वर्ण से शब्द, शब्द से पद, पद से भाषा, भाषा से सारा कुछ हो गया है। स्वरों की संख्या 13 होती है, ऑथेंटिक 11 होता है, वैसे 10 होते हैं। ये स्वर थे, यहाँ से संधि। कल अपन उच्चारण स्थान में लगने वाले समय के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं आशा करता हूं कि आज के सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा। और देखो मजा आएगा ना, जब बहुत सारी भीड़ रहेगी और भी मजा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इसे देख सके, इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।